हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में अपन टॉपिक लेके आएंगे केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किससे कहते हैं? देखिए, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि किससे कहते हैं, ये क्या है, इसकी अवकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अर्धयुगल क्या है, इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, इसकी अंतराल समीकरण कैसे उत्पन्न होती है, इसके उदाहरण क्या है, इन सभी बातों पर हम इस टॉपिक में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसका लेते हैं परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता हो। प्रथम घात के समानुपाती होता हो क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन सुनिए आप। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम जनरली चर्चा करते हैं, अब हम इसके वेग नियम से चर्चा करते हैं, दर नियम से, रेट लॉ से स्टडी करते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें एक ए है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी तो प्रोडक्ट उस समय क्या था? 0 था। ये t बराबर 0 सेकेंड पर है। हम इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। लेकिन t सेकेंड पश्चात, आफ्टर t सेकेंड, इसमें से कुछ मोल वियोजित हो जाएगा तो इसका कुछ मोल बनेगा, a माइनस एक्स और ये x। ठीक है। अब द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अनुसार dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? a माइनस एक्स की पावर 1 के तुल्य हो जाएगा। यानी कि t सेकेंड पश्चात जो सांद्रता a की बची है उसकी घात क्या है? पावर क्या है? 1 है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स। 1 का मीनिंग कुछ होता ही नहीं है, पावर 1 लगाओगे कोई मीनिंग नहीं होगा, वही अर्थ निकलता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1 dt, इक्वेशन नंबर 1। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण है। इट इज ए डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। अब हम इसकी हेल्प से समाकलित वेग समीकरण को प्राप्त करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलो कैसे करते हैं? तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? dx अपॉन a माइनस एक्स, ठीक, इक्वल्स टू k1
dt। अब इसका समाकलन होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वस टू K1 dt का समाकलन t होता है और समाकलन स्थिरांक क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर ये क्या है, 2 हो गई। यदि t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो, जब समय शून्य था तो हमने देखा कि x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। कोई भी मोल उसमें से वियोजित नहीं हुआ था। नो मोल्स डिसोसिएट इन t इक्वल टू 0 टाइम। तो आप अगर t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो माइनस एल एन ए माइनस 0 इक्वल्स टू K1 इंटू 0 प्लस सी। तो c बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस एल एन ए। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट कर दे, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 2 से मान, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वस टू K1 t प्लस, अब ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, एल एन ए। ठीक है, ये वैल्यू अपने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप इसको इधर लेके जाएंगे, आप इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वस टू क्या हो गया, K1 t। अब ये फॉर्मूला आप, एक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है लॉगरिथम का, एल एन एम अपॉन एन इक्वस टू होता है एल एन एम माइनस एल एन एन। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें एल एन एम ये वाला फॉर्मूला, एल एन एन ये वाला फॉर्मूला। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एल एन एम यानी कि ए ऊपर अपॉन ए माइनस एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इक्वस टू क्या हो जाएगा, K1 t हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एल एन की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2.303 log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, K1 t। तो K1 इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स बटा आप क्या लेके जाओगे, t। और इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, इक्वेशन 4 दे दीजिए। और ये जो समीकरण 4 आपको मिली है, यह है समाकलित वेग समीकरण है। यही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस इक्वेशन की हेल्प से हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाएंगे। इसलिए इसको आप सभी एक बार समझना, देखना, इसको लर्न करना है। इस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपको। अब इस इक्वेशन 4 की हेल्प से हम इसका हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। या इससे ग्राफ भी प्लॉट करा सकते हैं हम। इसका देखिए आप ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम। तो मॉडिफाई करके इस इक्वेशन 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, K1 t अपॉन 2.303। ये भी आप लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 को मॉडिफाई करके ऐसे हम लिख सकते हैं,
तो आप इस इक्वेशन को एक सरल रेखा के समीकरण यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये y बन जाएगा m और x, यहाँ y साइड ये ले लीजिए आप, और x पर आप एक्सिस पर t ले लीजिए, तो ये tan थीटा आ जाएगा K1/2.303। इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा log बेस 10 a/a-x, और ये टाइम, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसका tan थीटा होगा इक्वस टू K1/2.303। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हाफ 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ग्राफ को याद रखिएगा, कैसे ग्राफ बना है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसकी अर्धायुकाल हाफ लाइफ पीरियड देखिए आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड, सिंपली सी बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस टाइम में क्रियाकारक की सांद्रता आधी रह जाती है वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता आधी हो जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? अर्धायुकाल बोलते हैं, जिसको अपन टी हाफ से बताते हैं। तो मैंने कहा सांद्रता x से क्या रह जाए, xy2, यानी कि x से x का मान हो जाए a/2। प्रारंभिक सांद्रता क्या थी? a थी, जिससे क्या रह जाए a/2, और समय t से क्या बन जाए t हाफ। तो ये x बराबर तो a/2 हो जाएगा और t बराबर क्या हो जाएगा t हाफ, और ये वैल्यू आप इक्वेशन 4 में पुट कर दें, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो K1 की जगह पे K1 रहेगा 2.303, T की जगह पर आप T हाफ लिख दीजिए, log बेस 10 a/a-x, x की जगह पर क्या लेना है अपन को? a/2, ठीक। तो T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 K1 log बेस 10। अब देखिए a/a-हाफ, तो क्या बचा a/a/2, a से a कैंसिल, ये 2 पर चला गया, तो T हाफ इक्वल्स टू हो गया 2.303 K1 इंटू log बेस 10 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी जानते हैं, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइड बाई K1। तो T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K1। T हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन K1। ये फॉर्मूला फिजिक्स में आप जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो श्यांक के रूप में होगा, वहाँ T हाफ को अलग तरीके से बताया जाएगा, बस फॉर्मूले में K1 की जगह पर लैम्डा आ जाएगा। तो वो फिजिक्स की बात हो गई। केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज़ से। न्यूमेरिकल में आपको या तो T हाफ की वैल्यू दे सकते हैं तो K1 निकाल लेंगे, K1 की दे देंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, इससे T हाफ निकाल सकते हैं। एक बात और इसमें देखने को सबसे इम्पोर्टेंट मिली है कि T हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। T हाफ डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया का T हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको बताया था। अब चलिए हम इसी से ही एक अंतराल सूत्र ज्ञात करेंगे।
अंतराल समीकरण बनाएंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से। अंतराल समीकरण यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं हो तो फिर अंतिम सांद्रता की मदद से हम प्रारंभिक सांद्रता की गणना अंतराल सूत्र की मदद से करेंगे, इंटरवल फॉर्मूला की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे कि जब टाइम t1 था तो डिसोसिएट मोल x1 थे, और जब टाइम t2 होगा तो डिसोसिएट मोल x2 होगा। बस इतना सा अपन को याद रखना है इंटरवल इक्वेशन में। जब टाइम t1 है तो वियोजित मोल कितने हो जाएंगे, x1, और t2 टाइम में x2 हो तो इक्वेशन 4 से T1 इक्वल्स टू 2.303 K1 log base 10 A अपॉन A माइनस x1, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन अपन कुछ भी दे सकते हैं। नोट्स में आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे आपके लिए। नोट्स वैसे मैंने भेज भी दिए, और जिनको नहीं मिलेंगे उनको उसकी PDF कॉपी दे दी जाएगी। फिर भी आप समझिए, समझने में बहुत ध्यान दें। ऐसे ही T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 K1 log base 10 A अपॉन A माइनस x2, इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगी अपनी। अब इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 कर देते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, इस T2 माइनस T1 ये लेफ्ट हैंड साइड का पद था, इसको अपन ने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2.303 K1, ये दोनों में कॉमन है। तो आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो log base 10 A अपॉन A माइनस x2 माइनस log base 10 A अपॉन A माइनस x1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को और सॉर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, log m माइनस log n, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बनी, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 K1। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, log base 10 m A अपॉन A माइनस x2 इंटू A माइनस x1 अपॉन A, तो A से A कैंसिल हो गया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.303 K1 log base 10, ऊपर आ गया A माइनस x1 और नीचे आ गया A माइनस x2, और यही अंतराल समीकरण है। इक्वेशन नंबर 7 दे दे, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतराल समीकरण, इंटरवल इक्वेशन। ये क्वेश्चन 2021 में 1 नंबर में आ सकता है, इसलिए आप इस इक्वेशन को ही ध्यान रखें। इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं log base 10 A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2 इक्वल्स टू K1 T2 माइनस T1 अपॉन 2.303। ये इक्वेशन बन चुकी है सरल रेखा की समीकरण। y इक्वल्स टू mx, y एक्स पर ये ले लीजिए, x एक्स पर ये ले लीजिए, तो ये इसका स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। log base 10
a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 और ये t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा। और इसका m जो होगा tan थीटा जो होगा वो क्या है k1 अपॉन 2.303। इस इक्वेशन से भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये थी इसकी इंटरवल इक्वेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या बन सकते हैं, एग्जाम्पल्स पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे अपन बात करें अमोनियम नाइट्राइट का विघटन N2+2H2, अमोनियम नाइट्राइट का विघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। इसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक ही क्रियाकारक है, तो अभिक्रिया का वेग इस क्रियाकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल H2O2 का विघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ऐसे। अब इसमें दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट होता है फास्ट स्टेप से अपघटित होता है और एक स्लो स्टेप से अपघटित होता है। तो जो स्लो स्टेप से डिकम्पोज्ड होगा उस पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है एजो आइसोप्रोपेन का विघटन, डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। फॉर्मूला देखिए आप इसका, ये एजो आइसोप्रोपेन है। इसको आप हीट देंगे तो ये टूट जाएगा C6H14 प्लस N2 में, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये आपकी हेक्सेन होगी। तो इसमें भी एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और देखिए रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव से किसी भी टाइप का रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती है, जैसे यूरेनियम का विघटन हो जाए, प्लूटोनियम का विघटन हो जाए, आपको कहीं पर भी ये नाम देखने को मिल जाए, आंख बंद करके आप आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसमें एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5 प्लस H2, बट H2 इन टेकन इन एक्सेस, आधिक्य में लेना पड़ेगा हमको अम्लीय माध्यम में। तो ये एसिटिक अम्ल बनाएगा, साथ में एथेनॉल बनाएगा। अब जो अभिक्रिया का वेग होता है वो केवल इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर ही नहीं करता, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। आगे बात समझ में। तो आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया है वो पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया है। तो मैंने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बताई आपको। नंबर 2 पे मैंने क्या ली, अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। नंबर 3 पे मैंने क्या लिया, समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नंबर 4 पे मैंने क्या लिया, अर्धायु काल, हाफ लाइफ पीरियड। नंबर 5 पे मैंने क्या लिए, ग्राफ लिए। नंबर 6 पे मैंने अंतराल समीकरण व्युत्पत्ति की, इंटरवल इक्वेशन को डिराइव किया। और नंबर 7 पर मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिए। ओके, तो अगले वीडियो में हम टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे टक्कर सिद्धांत से रिलेटेड, सक्रिय ऊर्जा, उत्प्रेरक का प्रभाव, ये सारी बातें उसमें देखने को आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।